we are going to study Maharashtra Board Class 10 Science 2 first lesson Heredity and Evolutions. So in this lesson we will study the points heredity and hereditary changes, transcription, translation and translocation. And this translation and translocation very much important, you should remember it. And the third one is evolution, and then evidences of evolution, and the last but not Darwin's theory of natural selection, फिर Lamarckism, फिर speciation एंड ह्यूमन evolution. तो चलिए आगे बढ़ते फिर. विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरिड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. तो आप देख सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन होगा. तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि हमको कि कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ये करता है. तो हमें ये तो मालूम है कौन सा है. तो वो कैरेक्टर है कि हम उसको कहते हैं जीन्स. जीन्स इज द कंपोनेंट जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. और फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. तो हम किसको कहते हैं. तो हम कहते हैं हेरिडिटरी को. हेरिडिटी जो हमने पिछले साल पढ़ा था, हेरिडिटी हमारा पहला लेसन, पिछले साल का पहला लेसन हेरिडिटी था, हम उसको कहते हैं. और फिर विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो शुगर, पेंटोस शुगर डीऑक्सीरिबोस. वो अपना शुगर नहीं जो हम लोग खाते हैं, वो शुगर नहीं है ये. हाँ, ये है पेंटोस शुगर. और फिर नाइट्रोजन बेसिस से बना रहता है डीएनए मॉलिक्यूल. और नाइट्रोजन बेसिस तो आपको मालूम है, प्यूरिन्स है, पायरिमिडाइंस, जो आपने पिछले साल पढ़ा होगा. प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडिनाइन और ग्योनाइन. और पायरिमिडाइंस उसके अपोजिट थाइमाइन और साइटोसाइन. और जो तीसरा चीज़ होता है वो फॉस्फेट ग्रुप, और हम लोग बोल सकते हैं उसको फॉस्फेरिक एसिड H3PO4 से बना रहता है वो. तो आगे बढ़ते हैं हम हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के साथ. तो फर्स्ट, you know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. ये तो हम लोग को मालूम हुआ कि हमने पिछले साल पढ़ा था कि हेरिडिटी का डेफिनेशन. अब ये लाइन है ना, ये लाइन है हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स. ये आपको हमेशा के लिए रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आपको एक मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि डिफाइन हेरिडिटी, तो आपको ये लिखना है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स. मतलब हम हेरिडिटी उसे कहते हैं जो हमारे फादर मदर से जो हम कैरेक्टर्स हम में आते हैं, तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. और उसको कौन कहता है ट्रांसफ़र, विया जीन्स. विया मतलब थ्रू. आप ये इतना ध्यान में रखिए, इतना तो आपको ही मालूम ही होगा. फिर जॉन जियोर्ज मेंडल इज़ अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. तो जियोर्ज जॉन मेंडल है, तो ये ना पायोनियर है. मतलब इन्होंने मेन इस्टेब्लिशमेंट किया है अपना जेनेटिक्स का. इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. तो आपको इसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो आपको सिंपल आंसर लिखना है, जॉन जियोर्ज मेंडल. और फिर आगे बढ़ते हैं. तो आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब जॉन जियोर्ज मेंडल, उन्होंने पी प्लांट पे 7 ईयर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट लिखा था. हाँ, और उन्होंने उस 7 ईयर्स में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में किया था. ये उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च किया था. और वो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1856 में. तो आप इतना ही कैलकुलेट कर सकते हो, 1856 + 7, तो 1863 में उनका ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया था. तो उन्होंने पता किया था कि जो पी प्लांट होता है, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, पाइसम सेटिवम उसका ये साइंटिफिक नेम है. तो आपको पाइसम सेटिवम ही याद रखना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम आपको मैटर करता है. तो वो उन्होंने उनके जो ये रहता है पी प्लांट, उसमें उन्होंने क्रोमोजोम नंबर थे 7 पेयर्स. तो अब 7 पेयर्स में एक पेयर के क्रोमोजोम कितने रहते हैं, 2 क्रोमोजोम्स. तो टोटल हो गए 14 क्रोमोजोम्स. और फिर उन्होंने ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपने दिमाग में लेके आगे बढ़े थे वो. हाँ, वो टर्म्स थे फेनोटाइप, जेनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, अलील, और यही 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे. और चलो फेनोटाइप्स के
फेनोटाइप की तरफ बढ़े तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। आप इतना ध्यान में रखिए, मैं पॉइंट सब कवर करने वाला हूँ, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक से नहीं चलूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको जो दिया है वो दिया ही रहेगा, लेकिन हम थोड़ा टेक्स्ट बुक के बाहर का भी नॉलेज जो हमें मैटर करता है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने वापस हमारे रिज्यूम करते हैं हम। तो फेनोटाइप, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म कैसा है, लंबा है, छोटा है, उसका जो सीड होता है, सीड आपने सीड देखा होगा, एक तो रहता है सीड, ज़्यादा करके सीड्स तो आपने देखा होगा ऐसे राउंड शेप में रहते हैं, नहीं तो ऐसे। फिर दूसरे टाइप के सीड्स जो होते हैं, कुछ सीड्स रहते हैं ऐसे व्रिंकल्ड, व्रिंकल मतलब आपने बोलते हैं ना सिकुड़ गए हैं, ऐसे ऐसे सिकुड़ सिकुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे सीड्स रहते हैं। तो ये एक्सटर्नल उसके कैरेक्टर्स हो गए कि आप देख सकते हो उसको आँख से। और कुछ होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो ऐसे जैसे कि एक ये लंबा प्लांट है, हाँ, ये इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया। और फिर उसके बाजू में ये एक छोटा है, तो ये किसका एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया। तो यही एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को बोलते हैं कि ये हमें बताता है कि वो प्लांट जो हम देख सकते हैं उसको। और फिर सेकंड पॉइंट है जेनोटाइप, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपने ये पढ़ा ना, टॉल, डॉफ, राउंड, व्रिंकल्ड। तो अब यही टॉल, डॉफ, राउंड, व्रिंकल को ना, अगर टॉल है ना तो हम उसको जेनेटिकली लिखते हैं टी। हम ये नहीं लिखने जाएंगे कि टॉल है ये, TALL हम नहीं लिखने जाएंगे। हमने पिछले साल पढ़ाई होगा, और हम उसको क्या लिखते हैं, टी। डॉफ होता तो दो छोटा छोटा टी, और अगर राउंड है तो दो बड़े बड़े आर। तो आप समझ रहे हो, अगर टॉल हुआ तो हम ऐसे दो बड़ा बड़ा टी लिख देंगे, हाँ। और डॉफ हुआ तो ऐसा वाला छोटा टी होता है, दो छोटा टी हो जाएगा। और उसका सीड राउंड हुआ तो बड़ा बड़ा दो आर लिख देंगे। और उसका सीड विंकल्ड हुआ मतलब उस सिकड़ा हुआ तो ये दो दो छोटा छोटा आर लिख देंगे। तो ये उसका डिफाइन करता है। और फिर आता है डोमिनेंट कैरेक्टर, आप इस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए आप ये बताइए कि अगर घर में अभी आपकी मम्मी है और आपके पापा है, हाँ, तो ज़्यादा बस मम्मी का चलता ही होगा। तो वही मम्मी डोमिनेंट हुई आपकी इसमें ही। मतलब अगर आप ये देखिए, आपने पिछले साल पढ़ा होगा, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर रहता है, एक बड़ा टी एक छोटा टी, तो इसमें डोमिनेंट कौन रहेगा, बड़ा टी। ये डोमिनेंट रहेगा, ये टी डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि मतलब हम बोलेंगे ये प्लांट क्या है, वो प्लांट टॉल है। हम ये बोलेंगे ना वो प्लांट टॉल है, लेकिन हम ये नहीं, इसको नहीं देख रहे, इसको ये जो ये है इसको हम लोग नहीं देख रहे, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हम लोग देख रहे पहले कौन आया, ये टी आया, मतलब ये टी डोमिनेंट है। ओनली डोमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स में होते हैं ना, उनमें सिर्फ डोमिनेंट करते हैं। और डोमिनेंट का हम लोग मैंने कैसे करते हैं, कैरेक्टर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। अभी आपके मम्मी पापा है, तो आपके पापा लंबे है, आपकी मम्मी छोटी है, हाँ, तो उसमें अगर आप लंबे हो गए मतलब आपके ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर टी और टी, छोटा टी बड़ा टी, हाँ। तो आपको अभी ये डोमिनेंट हो गया, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा है, ये डोमिनेंट होगा, क्योंकि ये बड़ा टी है, बड़ा टी डोमिनेंट होगा। तो ये आपका कौन सा कैरेक्टर आएगा, आप टॉल बन जाओगे, हाँ। तो इतना समझ में आ गया आपको कि डोमिनेंट किसको कहते हैं। और रिसेसिव, the allele which is not expressed in presence of another alternative allele। allele क्या हो गया, आप देखिए allele पहले आपको, चलिए इसमें allele हम बाद में देखेंगे, पहले रिसेसिव देख लेते हैं। अब आपको जैसे बताया मैंने कि अगर ये दो कैरेक्टर है, हाँ, अगर ये दो है, ये टी है और ये टी है, तो आपको पता चलेगा कि डोमिनेंट अगर ऐसा रहता है तो ये टी डोमिनेंट होगा, ऐसा कोई ये वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये डोमिनेंट है, तो ये रिसेसिव, इसको रिसेसिव कहते हैं। कि अलील मतलब ये जो इसको अलील कहते हैं, ये और ये अलील हुआ, हाँ, ये दोनों अलील कहा जाएगा। ये सब अलील है, ये सब अलील है। तो इसको ये अलील होता है ना, तो हम इसको समझते हैं ना कि अगर ये अलील मतलब अगर ये बड़ा टी रहा, ये अगर बड़ा टी रहा और ये छोटा टी रहा, तो ज़्यादा डोमिनेंट कौन रहेगा, डोमिनेंट आपको यही रहेगा, मतलब जो कैरेक्टर हमें मिलेगा, वो क्या रहेगा, वो टॉल रहेगा।
अगर ये उसको प्रेजेंट है ना, ये जेनोटाइप प्रेजेंट है, हाँ ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, टॉल होगा, टॉल क्या होगा, टॉल। इतना समझ में आया। तो अब इसमें ये टी है ना, ये टी, ये एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। इसको ही कहते हैं हम रिसेसिव। ये क्या हो गया हमारा, इसे हम क्या कह देंगे, अभी हम इसको कह देंगे रिसेसिव। तो समझ लीजिए अब, इसमें मेरे कुछ लिखने में जम नहीं रहा है। फिर आता है अलील। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। आपको अलील अभी मैं बताया था। अलील अब क्या हो गया आपका, अभी देखिए ये दो लिखा है, ये टी टी, फिर ये टी, फिर अपना टी टी, फिर आर आर, ये दोनों है ना, ये दोनों इसको कहते हैं अलील। ये इसको ये पूरा, ये पूरा हो गया, क्या बोलेंगे इसको, अलील। ये क्या हो जाता है अपना, अलील इसको कहते हैं। हाँ, तो यही हो जो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कौन से, फेनोटाइप, जेनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, अलील। तो ये उसके 5 मेन कैरेक्टर्स थे। जो उसने ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपने ध्यान में लेके उसने आगे बढ़ा उसने। फिर अभी मेंडल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब उसके 7 पेयर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के। अब आप ये प्लांट्स में जो 7 पेयर, 7 ये रहते हैं, 7 उसने ना 7 पार्ट्स लिए, कि इसका क्या होगा, इससे इसमें डोमिनेट क्या होगा, इसमें रिसेसिव क्या होगा। तो अब उसको स्टेम हाइट है, तो उसका जो स्टेम हाइट रहेगा, हाँ, तो एक तो ऐसे रहेगा, एक तो ऐसे बड़ा रहेगा, एक बड़ा स्टेम रहेगा, और उसका ये उसके सामने एक छोटा स्टेम रहेगा। हाँ, तो ये डोमिनेट हो गया, ये डी हो गया, और ये आर हो गया अपना, ये डी हो गया और ये आर हो गया, मतलब ये डोमिनेंट है, मतलब ये जाएगा आगे, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाने वाला है। अगर टी और ये टी रहा तभी ये रिसेसिव आगे बढ़ने वाला है, तब नहीं तो नहीं बढ़ने वाला है ये रिसेसिव। फिर आता है सीड कलर। सीड कलर एक तो रहता है अपना येलो, एक तो उनमें रहता है येलो कलर का रहेगा सीड कलर, और नहीं तो अपना ग्रीन कलर का रहेगा, ये अपना जो भी हो गया ग्रीन कलर का रहेगा। तो डोमिनेंट कौन सा हुआ, येलो, और रिसेसिव कौन सा हुआ, ग्रीन। इतना आपको समझ में आया। फिर उसने किया था पॉड कलर। पॉड कलर मतलब जो उसका ये ऐसे रहेगा ना, अब अपना ये पी प्लांट देखोगे तो उसमें ऐसा रहता है कुछ, ये ऐसा, मेरे को उतना अच्छा ड्राइंग जम नहीं रहा है क्योंकि मैं बुक पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप समझ लेना। तो ये अपना जो पी प्लांट रहता है उसमें ऐसा रहता है। तो ये जो ये है ना पार्ट, इसको हम कहते हैं पॉड। तो आप पॉड दो कलर के रहते हैं, ग्रीन और येलो। ये पॉड ग्रीन हो सकता है और येलो हो सकता है। तो आप ज़्यादा करके कैसा देखते हो, ग्रीन देखते हो। और हम लेते कौन सा ज़्यादा, हम अच्छा किसको समझते हैं, ग्रीन को समझते हैं। मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव में ग्रीन डोमिनेंट हो गया और येलो रिसेसिव हो गया। तो आप ये इसमें कंफ्यूज मत होना, सीड कलर में येलो डोमिनेंट रहेगा और ये ग्रीन रिसेसिव रहेगा, और इसका जो पॉड कलर रहेगा, जो कि ये पॉड है, ये पॉड, इसमें ग्रीन डोमिनेंट रहेगा और रिसेसिव येलो रहेगा। फिर होता है पॉड शेप। उसने पॉड शेप पे ध्यान दिया, वो जो हमने अपने अपने कलर देख लिया। अब फिर शेप, तो एक होता है, आपने देखा होगा कि एक तो पॉड रहता है ऐसा कुछ, ये जो अच्छा वाला रहता है, मम्मी जो खरीद के लेके आती है, महंगा 20 रुपये 30 रुपये देता है। एक तो ऐसा रहता है पॉड उसका। और एक होता है, इसको कहते हैं हम इन्फ्लेटेड, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इन्फ्लेटेड कहते हैं। और एक रहता है ऐसा 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 ऐसा, इतना जम नहीं रहा है, ऐसा ऐसा रहता है, मतलब सड़ा हुआ। हाँ, इसको कहते हैं हम कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसको हम लोग ये छोटे आई से डिनोट करते हैं। कभी इतना याद रखना, रिसेसिव में ना डोमिनेंट जो भी कैरेक्टर है ना, डोमिनेंट लेटर, उसका हम ये करेंगे छोटा वाला, छोटा छोटा अल्फ़ाबेट लेंगे उसका। और फिर उसने लिया वो फ्लावर का पोजीशन किधर है, वो ये जो प्लांट है ना अपना, ये जो पूरा प्लांट है ना, तो उसमें उसका फ्लावर किधर है, वो सीड का, वो पी प्लांट का फ्लावर किधर है। तो उसने इसमें डोमिनेट क्या देखा कि फ्लावर किधर था, एक्सियल पे, एक्सियल मतलब बीच में, और
रिसेसिव मतलब जो जहाँ शो नहीं होता है वो होता है टर्मिनल पे, मतलब टर्मिनल मतलब अपना सबसे ऊपर। यहाँ पे एक देखा, ये हो गया उसका आर, ये अपना उसका हो गया आर, और ये हो गया डी। मतलब फ्लावर्स अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, ये रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। और फिर हम चलते फ्लावर कलर पे। फ्लावर कौन से कलर का था? एक तो था कलर्ड, मतलब वो जो फ्लावर था, वो जो अपना फ्लावर था उसका उसका जो फ्लावर था वो एक तो था कलरफुल, एकदम मस्त कलर का था। हाँ, और एक था बिगर कलर का, मतलब वाइट वाइट कलर का था, उसका कुछ कलर नहीं था। हाँ, तो ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन पिछले साल पढ़ा था, लेकिन हम उसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग सेम पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे, अभी आपके पापा में और आप में कुछ तो फर्क होगा। आप लिटिल बिट भी नहीं, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्क होगा जो आपको दिख सकता है। हाँ, उसको कहते हैं वेरिएशन। कि आप में कुछ तो आपके पापा में और आपके मम्मी में और आप में कुछ तो अलग कैरेक्टर आ रहा है, कुछ तो अलग कैरेक्टर, कुछ तो आपको उनसे कुछ तो अलग कैरेक्टर हो रहा है। और वेरिएशन आर द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। अब आप ही बताओ, सुनो। तो अगर आप लेते हो आपका, अभी आपके पापा मम्मी थे, हाँ, ये आपका जनरेशन 1 है, मतलब आपके पापा मम्मी। तो उनसे आप आए, मतलब जनरेशन 2। तो इसमें छोटा सा वेरिएशन आया, आप में और उनमें चेंज आया। फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, हाँ, G3, उसमें उसमें भी एक वी करके एक और वेरिएशन आएगा। फिर अगले जनरेशन में नया वेरिएशन आएगा, G4 में वी करके नया वेरिएशन आएगा। तो ऐसी ही वेरिएशन आती रहते हैं उसमें, जनरेशन बाई जनरेशन में वेरिएशन आती रहती है उसमें। और इससे से क्या होता है, अभी आप इतना वेरिएशन आ जाएगा, इतना वेरिएशन आ जाएगा, हाँ, कि उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। उसका नया नया स्पीशीज बन रहा है ना, एक नया स्पीशीज बन जाएगा, उस पर एक नया स्पीशीज फॉर्म हो रहा है। आपसे थोड़ा अलग एक नया स्पीशीज फॉर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं हम इवोल्यूशन। मतलब वेरिएशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। वेरिएशन नहीं हुआ तो इवोल्यूशन कैसे होगा? सेम आते रहेंगे। आपको पापा ऐसे आप बनोगे, आपका ऐसे आपका बच्चा बनेगा, ऐसे 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 होते ही चले जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको इवोल्यूशन होना चाहिए। तो इवोल्यूशन उसकी वजह से होता है। अब आपके बुक में देखो, नाम दिया है ह्यूगो डी व्राइस का। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नाम दिया है ह्यूगो डी व्राइस का। हाँ, अब ये जो नाम है ना, ये ह्यूगो डी व्राइस, हाँ, इसको इन्होंने क्या किया था, रीजन्स बिहाइंड सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड ड्यू टू इन म्यूचुएशनल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इन्होंने ना ये वो रीज़न पता किया था, हाँ, कि क्यों क्यों कुछ अलग अलग हो रहा है, कुछ तो अलग आ रहा है। और फिर 1902 में वॉल्टर एंड सुटॉन, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने ग्रास हॉपर, आप समझते हो ना ग्रास हॉपर, हम हिंदी में बोलते हैं भगवान का घोड़ा, हाँ, उसको उन्होंने स्टडी किया, उस पर स्टडी किया। उसमें ना उनको, अभी आपको मालूम है कि हमारे अंदर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब मेल्स के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। हाँ, तो मेल के अंदर कौन से, ह्यूमंस के हिसाब से मेल में कौन से रहते हैं, एक्स और एक्स, ये मेल होता है। हाँ, और फीमेल्स होते हैं एक्स और वाई, ये फीमेल का हो गया। हाँ, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। तो उन्होंने ग्रास हॉपर में कौन से कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए, उन्होंने ग्रास हॉपर में जो मेल्स था ना, उनका ग्रास हॉपर में जो मेल्स था वो XO हो गया, और जो फीमेल्स थी वो XX हो गई। मतलब उनका मेल ये था और फीमेल ये थी ग्रास हॉपर का। हाँ, और यही हमारे ह्यूमन में मेल कौन सा होता है, XX। हमारे ह्यूमन में H, हाँ, ह्यूमन में हमारे ये ह्यूमन मेल में, और ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, XY। तो इनका चेंज क्या हो गया, ये XYXO, ये वो फीमेल में था वो मेल में था, वो फीमेल में आ गया। आप उतना ध्यान मत दो, उतना आपको नहीं दिया इसमें। और आगे उनमें कितना उन्होंने पैर्स देखा था क्रोमोसोम का, हाँ, तो उन्होंने
23 मेल और 24 फीमेल, हाँ, ये पैर दिखा था क्रोमोजोम का उन्होंने। और फिर 1944 में ट्रायो साइंटिस्ट, मतलब 3 साइंटिस्ट मिलके, ऑस्टवाल्ड एवेरी और हाँ, तो उन्होंने ट्री ऑफ साइंटिस्ट, ऑस्टवाल्ड एवेरी पहला साइंटिस्ट थे, मैक्लैरिटी, कैसा कैसा नाम है ये, हाँ, ये दूसरे साइंटिस्ट, और कॉलिन मैक्लियोड, ये तीनों ने मिल के प्रूव किया एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने जिनके अंदर लिविंग है, जो लिव कर रहे हैं, हाँ, उन सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। और फिर 1961 में फ्रेंच जेनेटिक्स ये जीन्स की पढ़ाई करते हैं, ये जेनेटिक्स की, वो फ्रैंकोइस जैकब और ये जैक मोनैड ने एक मॉडल प्रपोज किया प्रोटीन सिंथेसिस का विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का किया था, जिसमें उन्होंने डीएनए को बैक्टीरियल सेल्स में दिखाया था, बैक्टीरियल सेल्स में उन्होंने डीएनए को दिखाया था। द साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है, ये थोड़ा हम बाहर जा रहे इससे, हाँ, वो क्यों यूज़फुल, किस चीज़ में यूज़फुल होता है, डायग्नोसिस में यूज़फुल होता है, मतलब आप उससे इलाज कर सकते हो। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, मतलब जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने में वो मदद करता है। और फिर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो एनिमल्स और प्लांट्स के हाइब्रिड वेराइटीज़ के प्रोडक्शन में मदद करता है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसमें जो माइक्रोब यूज़ किए जाते हैं उसमें। तो हम इतना आपको समझ में आ गया। तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन, जो अपना जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। लेकिन 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 इससे पहले, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, इसका आपको एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, RNA। तो RNA, तो RNA क्या होता है, हाँ, RNA ये DNA से होता है ना, वैसे ही RNA होता है। इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड। RNA इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये अपना सेल है। चलो पहले आपको सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा याद कर लो अपने दिमाग में, हाँ, यहाँ से फिर से थोड़ा याद कर लो अपने दिमाग में सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर, ह्यूमन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा रहता है। ये सेल है अपना, मैं तो परफेक्ट नहीं बना रहा हूँ, ये अपना ये न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस, हाँ, ये साइटोप्लाज्म इसमें बीच में, हाँ, और इसके अंदर ऐसे 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 बन रहे हैं मेरे अच्छे से, हाँ, ये होते हैं क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम है अपना, ये साइटोप्लाज्म, इसमें डॉट 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 रहते हैं ना, ये अपना पूरा साइटोप्लाज्म है। हाँ, मैंने डॉट डॉट कर दिया, नहीं तो वो ऐसे 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 कुछ शेप में रहते हैं। मेरे को सोचता बनेगा नहीं अभी। हाँ, तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में ये RNA प्रेजेंट रहता है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया कि RNA किधर रहता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। हाँ, और RNA के 2 टाइप रहते हैं, 2 टाइप का RNA होता है, जेनेटिक RNA और नॉन जेनेटिक RNA। तो जो जेनेटिक RNA रहता है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर सम वायरसेस, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह पे काम करता है। और जो नॉन जेनेटिक RNA रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सब इसमें वो मदद करता है। कौन सा, नॉन जेनेटिक RNA। और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल है, स्ट्रैंडेड है, स्ट्रैंडेड और सिंपल है और स्ट्रेट है। सिंगल मतलब अपने DNA कैसा हो गया, अब DNA का कुछ ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, ये अपना अच्छे से मेरे को बन गया। चलो पहला डायग्राम में से अच्छे से बना DNA का। और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, जैसे सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंपल और स्ट्रेट, यहाँ पे जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, हाँ, वो सब प्रेजेंट रहते हैं। ये छोटा 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 नाइट्रोजनस अपने अच्छे से समझ लीजिएगा आप। और इससे किससे बनता है, कौन से कंपोनेंट से, आपको ये कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चंस में पूछते हैं ना, कौन से कंपोनेंट, जैसे DNA का पूछा था, तो ये बना रहता है पहले तो शुगर, पेंटोस शुगर। तो अब वो क्या, ये DNA किससे पूछा था, बना था डीऑक्सीरिबोस, और ये किससे बना है, रिबोस। और
सेकेंड ये बना रहता है नाइट्रोजन बेसिस। कौन से प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, हाँ, और फिर प्यूरिन्स कौन से एडेनाइन, ग्यूनाइन, और पायरिमिडिन्स साइटोसाइन। और एक इसमें नया ट्विस्ट आया। अब आपने डीएनए क्या समझा था? डीएनए उसमें क्या था? पायरिमिडाइंस थे, और उसमें क्या था? एडेनाइन, ग्यूनाइन, पायरिमिडाइंस के तौर पे। और ये कौन से थे? थाइमाइन और साइटोसाइन। हाँ, और यही अभी हम आरएनए को देखेंगे तो आरएनए में कुछ ऐसा रहता है, आरएनए। तो इसमें कैसा रहेगा? इसमें अपने प्यूरिन्स में क्या रहेगा? जैसे डीएनए में रहता था एडेनाइन, ग्यूनाइन। और एडेनाइन इस बार पैर किससे करेगा? एडेनाइन पैर करेगा यूरैसिल। कुछ तो नया आया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यही डीएनए और आरएनए में फ़र्क करता है। और ग्यूनाइन अपने पुराने साथी साइटोसाइन के साथ ये करता है, जो उसका साथी था वही, बस एडेनाइन नया दोस्त बनाता है। इन आरएनए थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल, जो मैंने आपको बताया। और ये ना एडेनाइन जो है ना, वो ना एडेनाइन यूरैसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ऐसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और साइटोसाइन ग्यूनाइन के साथ कैसे? 1 2 3। जो 3 है ना, 3, ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एडेनाइन यूरैसिल के साथ कितने कर रहा है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, और ये साइटोसाइन ग्यूनाइन के साथ कितना? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। हाँ, इतना आपको समझ में आया? चलो फिर टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए कौन से टाइप्स के रहते हैं? एमआरएनए, आरएनए एंड टीआरएनए। दिस आर प्रोड्यूस्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट बाय ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए टेम्पलेट्स पे बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। हाँ, तो चलिए, पहला जो था एमआरएनए। आपको ये सब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। आगे मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहला पॉइंट था, अभी वीडियो 27 मिनट्स का हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो आपको बहुत सारा ब्रेन में आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आगे का पॉइंट जो हमारे टाइप्स नॉन जेनेटिक आरएनए, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने बहुत दिनों के बाद अपना ये दूसरा वीडियो बनाया है। मैंने ये 10th का पहले वीडियो पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है, तो थैंक यू। और प्लीज़ स्टडी वेल। और ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से तो इस साल का तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन आपका कुछ फिक्स नहीं है, आपका एग्ज़ाम हो भी सकता है। इसलिए स्टडी वेल, स्टडी कीजिए, स्टडी सब कुछ है। थैंक यू।